हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा तीसरा है यायावार साम्राज्य। इस साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देखो। इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है आज हम ये कराने वाले हैं यायावार साम्राज्य। और आपके सिलेबस में इस साल टोटल ये जो 7 चैप्टर दे रखे हैं यही चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं, तो आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं और इन्हीं को तैयार करना है। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लबवे स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। चलिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बेसिक सी जानकारी दे दूं क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आनी है। तो देखो, ये जो यायावार साम्राज्य है ना, ये मेनली 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक तो है यूरोप और एक है एशिया। तो यहाँ पे आपको महाद्वीप के बारे में पता होगा कि दुनिया के नक्शे में देखें तो ज़मीन के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, हर तरफ पानी होता है इनके। तो जो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, भूखंड है, जिसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, इनको महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, जैसे ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे आओगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिखेगा। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है पूरा का पूरा। इसके ऊपर जाओगे तो यूरोप दिखेगा आपको, यूरोप के बगल में इधर आपको एशिया महाद्वीप दिखेगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखेगा, उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया भर के महाद्वीप हैं। अब इसमें बात किसकी करनी है हमको? यूरोप की और एशिया की, यानी कि यूरोप और एशिया। तो ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका ये यूरोप हो जाएगा और ये आपका एशिया हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये यूरोप और एशिया महाद्वीप हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, यायावार लोग जो थे ये घुमक्कड़ थे। अब घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ जिसको हम खाना बदोश भी कहते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ का मतलब होता है ऐसे लोगों से जो एक जगह पे परमानेंट रहते नहीं है, मतलब स्थायी निवास नहीं बनाते। जैसे हम क्या है, हम एक जगह पे स्थायी निवास बनाते हैं, हमने एक घर बनाया, उसी घर में हम रहते हैं। ठीक है, हमें या फिर हम उस जगह को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना परमानेंट घर बनाते हैं, इस तरीके से रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये क्या है, अपने जानवरों के साथ रहते हैं, अपने कबीलों के साथ रहते हैं। ये कभी इस स्थान पे रहेंगे टेम्परेरी, तंबू वगैरह लगा के या जो भी टेंट वगैरह लगा के रहते होंगे। इसके बाद दूसरा सीजन आ जाएगा, दूसरी ऋतु आ जाएगी, जैसे सर्दियों में कहीं रह लेंगे, गर्मियों में दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। इस तरीके से ये रहते हैं। ठीक है, एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते, तो इसलिए इनको हम घुमक्कड़ या फिर खाना बदोश कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये मध्य एशिया के मंगोल थे। यायावार लोग जो है ये कौन है? मध्य एशिया के मंगोल लोग थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने क्या किया? चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करी। अब चंगेज खान कौन था? चंगेज खान जो था इनका लीडर था। ठीक है, इसने क्या करा? पहले ये कबीलों में बटे हुए थे। चंगेज खान ने कई सारे कबीले, ठीक है, चाहे वो मंगोलों के कबीले हों या तुर्की कबीले हों या अन्य कबीले हों, इन सबको एकजुट किया और एक बहुत बड़ी और एक विशाल सेना बना ली। और इस सेना को लेके ये क्या करते थे? दूसरी दूसरी जगह पे जाके कभी ईरान की तरफ चले जाएंगे, कभी यूरोप की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कभी चाइना की तरफ, कभी रूस की तरफ आक्रमण कर देते थे और वहाँ से जो लूटपाट करते थे उसको अपने पास रख लेते थे। तो ये होता था इनका सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करी। पार महाद्वीपीय का मतलब क्या है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ। ठीक है, मतलब 2 महाद्वीपों को इन्होंने पार कर दिया। कौन कौन से महाद्वीप थे? एक यूरोप था और एक एशिया था। ठीक है, इनमें तो इनका जो साम्राज्य था वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना है आपको। आप नोट डाउन कर सकते हो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में एक मजबूत सैनिक तंत्र खड़ा कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि चंगेज खान ने सिकंदर की तरह एक सपना देखा था। सपना क्या देखा था? ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ठीक है, वर्ल्ड में ये हर जगह मतलब अपना परचम लहराना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने सबने क्या करा? इन्होंने मंगोलों ने एक बड़ा सा सैनिक तंत्र खड़ा किया और इसमें अदर यानी अन्य अन्य कबीलों के भी लोगों को इन्होंने शामिल किया। केवल अपने कबीले नहीं, क्योंकि अपने कबीले से काम नहीं चलना था, जो दूसरे भी थे उनको भी इन्होंने शामिल कर लिया। यहाँ तक कि क्या हुआ, इन्होंने किसी से युद्ध लड़ा, वो कबीला इनसे हार गया तो इन्होंने उनको भी अपनी सेना में स्वीकार कर लिया। इस तरीके से अपनी सेना को बढ़ाते गए। और मंगोल जो थे, इन्होंने शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया, यानी ये इन्होंने कबीले वाली व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाया और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था बना दी थी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया था,
यानी मंगोल जो लोग थे उनको एकजुट करने लगे थे। और मध्य एशिया का जो स्टेपी प्रदेश है, जो स्टेपी जो घास के मैदान है, यहाँ पे चंगेज़ खान के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। अब क्या हुआ देखिए, चंगेज़ खान ने क्या करा, मंगोलों को एकजुट करा। पहले क्या होता था, आप ये समझिए कि ये कबीले होते थे, एक कबीला हो गया, दूसरा कबीला हो गया, तीसरा कबीला हो गया, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, आपस में इनकी लड़ाई हो जाती थी, संघर्ष होता था, लूटपाट हो जाती थी, ये चलता था। लेकिन चंगेज़ खान ने क्या करा, इनके आपस के विवाद को सुलझा के इनको एक साथ एकजुट करा, यानी संगठित कर लिया। और जो मध्य एशिया का जो स्टेपी प्रदेश था, जो घास के मैदान थे, जो यहाँ पे चंगेज़ खान के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति बनी, एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आए। जब ये मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, तो ऐसे में जो यूरोप के और एशिया महाद्वीप के जो महान साम्राज्य थे, उनको एक खतरा महसूस होने लगा। उनको खतरा क्या महसूस हुआ, उन्हें लगा कि ये जो चंगेज़ खान इतनी तेज़ी से ताकतवर होता जा रहा है और कई सारे कबीलों को एकजुट करता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो इसीलिए जो यूरोप के और एशिया के महाद्वीप के जो अन्य जो साम्राज्य थे, उनको डर लगने लगा था। चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता सिर्फ मंगोल जातियों का महासंघ बनाने तक सीमित नहीं थी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो चंगेज़ खान था, ये राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में विजय चाहता था। तो इसकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी, केवल इतनी नहीं थी कि ये मंगोल जातियों को एकजुट कर दे और एक महासंघ बना ले, एक बड़ा सा गठबंधन बना ले। केवल यहाँ नहीं, बल्कि ये इससे भी आगे की सोचता था। ठीक है, ये कहीं अधिक दूरगामी सोच रखता था, यानी इसने बहुत आगे तक की सोच रख रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि चंगेज़ खान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और जो भी बीच में आता था सबको रौंदते हुए चलते थे। ठीक है, ये इन्होंने हत्याएं बहुत की। ठीक है, विभिन्न समुदायों के बीच में इनका झगड़ा होता रहता था, कभी एक कबीले से दूसरे कबीले की तरफ, और ये सबको मारते काटते हुए आगे बढ़ते जाते थे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर से विश्व पे शासन करने का आदेश था। चंगेज़ खान का अपना जीवन जो था, वो मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार करने में ही चला गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, जैसे कि देखिए, उत्तरी चीन में, तुरान में, अफगानिस्तान में, ईरान की तरफ, रूस के जो स्टेपी प्रदेश हैं, इन सभी के विरुद्ध इन्होंने क्या करा, अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो जो चंगेज़ खान था, इसने पूरा जीवन किसमें, युद्ध में बिता दिया। चीन की तरफ, तुरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, ऐसे युद्ध चलते रहे। बाद में क्या होता है कि चंगेज़ खान जब मर जाता है, तो उसके जो वंशज होते हैं, उसके बाद जो आते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को से और आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को सार्थक किया। यानी चंगेज़ खान का जो सपना था पूरी दुनिया को जीतने का, वो जीत तो नहीं पाया था उस समय में, लेकिन उसने काफ़ी जगहों पे आक्रमण किए थे, कई जगह पे अपने अंडर कर लिया था। लेकिन जब उसकी मौत हुई, उसके बाद उसके वंशजों ने उसका जो क्षेत्र था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी और कई सारे जो क्षेत्र थे उसको जीतते गए। ठीक है, और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया था। चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसका पोता है मोनके, इसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दी। जो लुई नाइन्थ थे, जो कि फ्रांस के शासक थे, तो चंगेज़ खान का जो पोता था उसने इसको चेतावनी दे दी थी, इसको धमकी दे दी थी। चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते जिसका नाम था बाटू, इसने क्या करा, अपने 1236 से 1241 का जो अभियान था, अभियान मतलब ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन का मतलब जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं युद्ध करने या किसी को आक्रमण करने, लूटने जाते थे ना, तो उसको अभियान बोला जाता है। तो 1236 से 1241 के अभियान में रूस की भूमि को मास्को तक इन्होंने रौंद डाला था, यानी रसिया तक पहुंच गए थे और वहाँ पे मास्को तक इन्होंने क्या करा, रौंद डाला। और फिर पोलैंड में, हंगरी में, यूरोप की साइड भी जाके इन्होंने विजय प्राप्त करी। और एक मेन बात ये थी कि जहाँ पे भी ये युद्ध लड़ने जाते थे या आक्रमण करते थे, ये जीत जाते थे, ज़्यादातर ये सभी जगह जीत जाते थे। ठीक है, तो इसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो 13वीं शताब्दी है, यहाँ तक ये सबको लगने लगा था कि शाश्वत आकाश जो है मंगोलों के पक्ष में, यानी कि सारी जो सिचुएशन है वो मंगोलों के पक्ष में जा रही है, मंगोलों के साथ है सब कुछ। चीन का जो अधिकांश भाग था, जैसे मध्यपूर्ण एशिया हो गया या फिर यूरोप हो गया, ठीक है, चाइना का ज़्यादातर भाग, मध्यपूर्ण एशिया और यूरोप, ये सभी ये मानने लगे थे कि चंगेज़ खान की दुनिया पर विजय यानी ईश्वर का गुस्सा है और ये कयामत के दिन की शुरुआत है। ऐसी ऐसी मतलब कहावतें होने लगी थी। आगे देखिए, यायावर समाज जो समाज था या साम्राज्य था इनका,
तो यायावर जो समाज था इसके बारे में जानकारी के स्रोत, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए यायावर जो समाज था इसके ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए इसके ना कई सारे सोर्सेज हैं और लिखित में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ स्रोत ऐसे हैं जैसे कि यात्रा वृत्तांत। मान लीजिए कोई विदेशी उस समय में यात्री जो थे वो यहाँ पे यात्रा के लिए आते थे, तो जो यहाँ पे देखते थे उसके ऊपर ये अपना डिटेल में लिखते थे, तो उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो यात्रा वृत्तांत के बारे में यायावर साम्राज्य जो था उसका जो समाज हुआ करता था, उसके जो लोग होते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या होता है? तो उस समय में जो भी लिखित में मिला है, जो भी इतिहास उस समय का मिलता है वो सारा इतिवृत्त के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इतिवृत्त भी मिले हैं जिसके जरिए जानकारी मिलती है। और उस समय जो नगरीय साहित्यकार होते थे, ठीक है, जो लिखने वाले होते थे, उनकी जो रचनाएं हैं उससे जानकारी मिल जाती है। और कुछ चीनी भाषा में भी कुछ मतलब लिखित में कंटेंट मिला है जिससे कि जानकारी मिलती है। मंगोल भाषाओं में भी कुछ कंटेंट मिलता है, ठीक है, लिखा हुआ मिलता है जिससे जानकारी मिलती है। अरबी भाषाओं में भी कुछ ऐसे स्रोत थे जिसमें लिखित में हमें जानकारी मिलती है। तो ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं और ये आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है ये काफ़ी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कि मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी कि उनका जो सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड जो था वो क्या था। तो देखिए मंगोल जो थे वो विविध जन समुदाय का एक निकाय था, यानी इसमें अलग अलग जन समुदाय होते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मंगोलों में क्या था कि जैसे मंगोलिया बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे परिवार रहते हैं और ये जो परिवार थे ये कबीलों में डिवाइड थे। ठीक है, ये जो परिवार है जैसे ये एक कबीला हो गया, फिर ये दूसरा कबीला हो गया, तीसरा कबीला हो, इस तरीके से ये डिवाइड थे, यानी इसी को हम कह रहे हैं विविध, यानी अलग अलग तरह का जन समुदाय था यहाँ पे। ठीक है, ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। अब ये कबीले हैं, तातार कबीला हो गया, खितान हो गया, मंचू हो गया, ये सब कहलाते हैं ना, ये उन कबीलों के लोग कहलाते हैं, यानी कि सबका एक कबीला होता था, एक ग्रुप होता था। तो इस तरीके से, और पश्चिम में, पूर्व में तो ये हो गए कबीले, पश्चिम में तुर्की कबीले हो गए, तो इनका कहीं ना कहीं भाषागत समानता थी, इनकी भाषा में कुछ समानता थी जिससे ये रिलेटेड थे एक दूसरे से। और कुछ मंगोल जो थे वो पशुपालक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ये लोग खेती नहीं करते थे, तो ये क्या करते थे, ये पशुपालक थे। ठीक है, पशु पालते थे। और मंगोल जो थे ये कृषक नहीं थे, यानी कि खेती नहीं करा करते थे। और कुछ मंगोल जो थे वो शिकारी होते थे, यानी पशु भी पालते थे, शिकार करते थे, संग्रहण करते थे। और ये पशुपालक घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट इनको पाला करते थे, इनका व्यापार भी करते थे। ठीक है, और इनका यायावीकरण, यानी ये जो इनका जो ये खाना बदोश वाली जिंदगी थी, ये जो यायावर वाला सिस्टम था, ये मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ था। चारण भूमि का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए स्टेपीज क्या है, घास का मैदान है। ठीक है, दुनिया भर में घास के मैदान होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो आपको एशिया की तरफ, मध्य एशिया की तरफ दिखता है घास का मैदान, इसको स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेपी घास के मैदान थे, जो चराने लायक भूमि थी जहाँ पे जानवर चर सकते थे, यहीं से इन्होंने यायावीकरण हुआ था, यहीं से खाना बदोश जिंदगी इन्होंने शुरुआत करी थी। क्योंकि क्या होता था, अपने जानवरों के साथ रहते थे, तो सर्दियों के मौसम में फिर ये गर्मी की तरफ भगते थे, जहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जब सर्दी होती थी तो ये ऐसी जगह में भागते थे जहाँ पे क्या हो, गर्मी हो, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ठंडी ना हो। फिर गर्मियों में ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे। और ये जो है ये वर्तमान में आधुनिक मंगोलिया राज्य का हिस्सा है। अगर आप आज के समय का वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें जो आपको मंगोलिया देश दिखेगा, तो मंगोलिया जो देश है उस देश का हिस्सा है आज। ठीक है, आज के समय में ये मंगोलिया देश का हिस्सा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र का दृश्य आज भी अत्यंत मनोरम है, बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य है। ये क्या है, ये क्षेत्र जो है मैदानों से घिरा हुआ है, यहाँ पे घास के मैदान भी है। पश्चिम की तरफ जाए तो यहाँ पे बर्फीली पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। दक्षिण में जाए तो यहाँ पे सूखा मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में जो है यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ओनोन और सेलेंगा नदी है और यहाँ पे बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कई सारे झरने निकलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो दृश्य है ना वो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, और पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर अनेक घास के मैदान और
काफ़ी मतलब अधिक मात्रा में छोटे मोटे शिकार के अनुकूल ऋतु भी उपलब्ध थी। यानी यहाँ पे पशुओं के लिए एक अच्छा माहौल था, क्योंकि उनको घास के मैदान मिल जाते थे। पशु जहाँ पे है वहाँ पे घास के मैदान होने चाहिए। और दूसरी तरफ क्या है कि इनको अच्छी मात्रा में मतलब ऐसी ऋतुएं होती थी जिसमें ये शिकार कर सकें। शिकारी संग्राहक लोग जो थे वो शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीले के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया के जो वन हुआ करते थे उस जगह पे रहा करते थे। तो इस तरीके से इनका जो पूरा भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, घास के मैदान भी हैं, सूखा मरुस्थल भी है, झरने वाला क्षेत्र भी है। तो ये पूरा इसका भौगोलिक बताया जा रहा है, ठीक है। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। तो देखिए, जो शिकारी लोग होते थे ना, वो पशुपालकों की तुलना में काफ़ी गरीब होते थे और गर्मियों में पकड़े गए जानवर की खाल का व्यापार करके अपना जीवन चलाते थे। क्योंकि भाई गर्मियों में जो जानवर मिल जाते थे उनको मार देते थे, उनकी खाल वगैरह लेके अपना उसको बेच बाच के अपने जीवन चला लेते थे। इस क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, सॉरी, यहाँ पे क्या था, जो मिनिमम टेम्परेचर था यानी सर्दी वाला जो मौसम था और जो गर्मी वाला मौसम था, ठीक है, तापमान जो होता था, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था। यानी सर्दियों में सर्दी होती तो इतनी कठोर सर्दी होती थी और गर्मी होती थी तो बहुत ही भयानक गर्मी होती थी। तो ये जो अंतर था ये बहुत ज़्यादा था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद, ठीक है, जब सर्दियों का लंबा मौसम ख़त्म हो जाता था उसके बाद थोड़े समय के लिए शुष्क गर्मियों का समय आता था, यानी अवधि आती थी। और यहाँ पे छोटे समय के लिए खेती करना संभव था, यानी छोटे समय के लिए खेती की जा सकती थी, ठीक है। लेकिन जो मंगोल थे ये खेती को नहीं करते थे, इन्होंने खेती को नहीं अपनाया था। इस प्रकार से पशुपालन और शिकार के कार्य में लगे होते थे और अर्थव्यवस्था जो थी वो बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि खेती ये लोग करते नहीं, पशुपालन में उतना बहुत ज़्यादा इनको लाभ होता नहीं है, ठीक है। शिकार वाले जो थे शिकारी वो काफ़ी गरीब होते थे। तो अर्थव्यवस्था की जो बड़ी जनसंख्या थी ना, इनकी बड़ी जनसंख्या की जो अर्थव्यवस्था है, आप इस तरीके से कह लो, उसको ज़्यादा मतलब उसका भरण पोषण हो नहीं पाता था। तो इसलिए ये क्या करते थे, ये इन क्षेत्रों में, इसीलिए इन क्षेत्रों में कोई नगर वगैरह विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो नगर कहाँ से विकसित हो पाएंगे, ठीक है। जो मंगोल लोग होते थे ये टेम्परेरी रहते थे, मैंने आपको बताया था ना, एक जगह परमानेंट नहीं रहते थे। तो ये लोग तंबू में रहा करते थे, अपना टेंट वगैरह लगा लेते थे, तंबू लगा लेते थे। मंगोल लोग अपने पशुओं के साथ सर्दियों में अपने निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ चले जाते थे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बहुत भयंकर ठंड होती थी ना, तो अपने जानवरों को लेके ये ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे उनको चराने के लिए भूमि मिल जाए। और मंगोलों के पास संसाधनों की काफ़ी कमी होती थी। कुछ परिवार यहाँ पे धनी होते थे, ठीक है, धनी जो परिवार होते थे जिनके पास काफ़ी पैसा होता था, ये बड़े बड़े परिवार होते थे और इनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में जानवर होते थे और इनके पास चराने के लिए अच्छी भूमि भी हुआ करती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे, यानी इनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते थे और स्थानीय राजनीति में इनका दबदबा होता था। क्योंकि देखिए, जो अमीर लोग होते हैं ना, याद रखना, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश, किसी भी सभ्यता की बात हो, जो धनी लोग होते हैं उनका हमेशा से जो स्थानीय राजनीति होती है उसमें दबदबा होता है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता था। और यहाँ समय समय पर, ठीक है, समय समय पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के कारण इनको नुकसान भी होता था। तो समय समय पर जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां खत्म हो जाने की स्थिति में, ठीक है, यानी आपदा आती थी, या फिर मान लो यहाँ पे जो इनके पास सामग्री है वो खत्म हो रही है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर बारिश ना होने, मान लो कई बार ऐसा होता है बारिश नहीं होती तो घास के मैदान जो है वो सूख जाएंगे, तो ये सब इनके लिए समस्या होती थी। ऐसे में चरागाह की खोज में इनको भटकना पड़ता था। अब यहाँ पे समझिए, बहुत ही आसान है। मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो दिक्कत होगी इनको। मान लीजिए इन्होंने सामग्री इकट्ठा कर रखी है, ठीक है, इन्होंने भंडार जो भरे हुए हैं, इनकी ज़रूरत का सामान ख़त्म होने लग रहा है, तो ऐसे में दिक्कत होगी। घास के मैदान इनको बहुत चाहिए क्योंकि इनके पास जानवर होते थे, जानवर पालते थे, तो घास के मैदान सूख जाते थे तो इनको दिक्कत होती थी। तो ऐसे में ये क्या करते थे, ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे इनको घास के मैदान मिल जाए, यानी कि चरागाह मिल जाए, ठीक है। इसके लिए इनको भटकना पड़ता था और इस दौरान कई बार ऐसा हो जाता था कि दो कबीले आपस में टकरा जाते थे। यानी पता लगा ये किसी घास के मैदान में गए, वहाँ पर कोई दूसरा कबीला है और ये आपस में क्या हो गए, लड़ भी जाते थे। और कई बार क्या होता था, ये पशुओं को प्राप्त करने के लिए लूटपाट करते थे, ठीक है। पशु प्राप्त करने के लिए, पशुओं को जीतने के लिए लूट लेते थे एक दूसरे को। और ज़्यादातर परिवार जो थे इनके समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए अधिक शक्तिशाली और संपन्न परिवारों से दोस्ती करते थे, ठीक है, परिसंग बना लेते थे। देखिए क्या होता था
कि जो ज़्यादातर परिवार थे उनको पता था कि आक्रमण इन पे होता रहता है, ठीक है। ऐसे में इनको अपने जानवरों की और अपने परिवार की रक्षा करनी है। तो ये क्या करेंगे, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनसे ये दोस्ती करते हैं और एक संघ बना लेते हैं, परिसंघ मतलब आपस में एक समझौते से एक गुट बना लेते हैं कि अगर आक्रमण हुआ तो सभी मिलकर क्या करेंगे, उससे रक्षा करेंगे, ठीक है। और ऐसे परिसंघ जो होते थे ये नॉर्मली ये अल्पकालिक होते थे, ये क्योंकि ये एक आपसी समझौता है टेम्परेरी समय के लिए। किस लिए समझौता करा जा रहा है, दूसरे समूह अगर इन पे आक्रमण करे तो उसे रक्षा के लिए किया जा रहा है, तो ये टेम्परेरी होते थे, ठीक है। और चंगेज खान द्वारा मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर परिसंघ बनाया गया था। तो चंगेज खान ने भी क्या करा था, मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर परिसंघ बनाया था। और ये संघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा, 5वीं शताब्दी में जो अट्टिला ने बनाया था उस संघ के बराबर था, यानी काफी बड़ा संघ था। चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ जो था वो स्थायी था, अधिक स्थायी था, यानी अल्पकालिक नहीं, बहुत लंबे समय तक चलने वाला था। और चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी ये जो उसने संघ बना दिया था, जो ग्रुप बना दिया था, वो चलता रहा। चंगेज खान द्वारा बनाई गई सेना बहुत ताकतवर थी और इसकी सेना में क्या था, इसकी सेना जो चाइना की, ईरान की, यूरोपीय सेना जो थी उनसे लड़ने में सक्षम थी। यानी चंगेज खान की सेना जो थी वो चीन की सेना से लड़ सकती थी, यूरोप की, ईरान की, ठीक है, सक्षम थी, इनके पास हथियार थे, इनके पास कुशल सैनिक थे। स्टेपी क्षेत्र जो थे, यहाँ पे एक जो समस्या थी सबसे बड़ी, इनके पास ना संसाधन नहीं होते थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संसाधन की कमी थी इनके पास। तो संसाधन की कमी होने के कारण जो मंगोल हैं और जो मध्य एशिया के जो यायावार हैं, ये क्या करते थे, व्यापार करा करते थे और वस्तु विनिमय के लिए इन्होंने पड़ोसी चीन के जो निवासी होते थे, स्थायी निवासी थे, उनके पास जाना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, इनके पास क्या होगा व्यापार के लिए, देखिए व्यापार के लिए, व्यापार में कुछ पैसा देना होगा या कोई वस्तु देनी होगी, यही होता है ना। तो इनके पास था ही क्या, जब इनके पास संसाधन नहीं थे तो इनके पास क्या था, इनके पास थे जानवर, पशु होते थे इनके पास। और पशु से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, जैसे खाल वगैरह हो गया, मांस वगैरह जो भी होता होगा, तो ये क्या करते थे, इनके अपना उनसे व्यापार करते थे। तो यायावार समाज के लोग खेती तो करते नहीं थे, तो ऐसे में ये चाइना के लोगों से कृषि उत्पाद हो गया या लोहे का सामान हो गया, चीन से खरीद लेते थे और बदले में उनको जानवर देते थे, घोड़े, फर या फिर जो अन्य शिकार में मिले हुए जानवर होते थे उसको ये दे दिया करते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जाते तो व्यापार करने थे लेकिन ये लूटपाट भी कर देते थे, तो ये समस्या थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये लूटपाट करेंगे, चाइना में करते थे, या ये एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो यायावार लोग हैं ये एक जगह बस के तो रहते नहीं है, ये टेम्परेरी रहते, तंबू बना के कभी कहीं कभी कहीं। और चाइना के जो लोग हैं वो तो भाई स्थायी रहते हैं, ठीक है। अब ये स्थायी रहते हैं, ये इनसे आपस में व्यापार लेन देन जो भी इनके बीच में चल रहा है, कई बार क्या करते थे, ये यायावार लोग जो थे इनको लूट लेते थे चाइना वाले लोगों को, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, ये तो स्थायी रहते हैं, तो ऐसे में इनको ज़्यादा नुकसान होता था, ये आते थे यहाँ पे लूट मात करके वापस भग जाते थे और ये यहाँ पे परमानेंट रहते थे, तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, ठीक है। यही आपको समझाया जाएगा। देखिए जो समाज स्थायी निवास करते थे, यानी चीन के लोग जो स्थायी रूप से रहते थे, वो कमज़ोर पड़ने लगे क्योंकि यायावार लोग जो थे यहाँ पे लूटपाट करते थे और मंगोलों ने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया था और यहाँ की जो कृषि वगैरह उसको अव्यवस्थित कर दिया, यहाँ के नगर जो थे उसको लूट लिया। यायावार जो थे लूटपाट करके दूर भाग जाते थे क्योंकि ये तो टेम्परेरी रहना, इनका कोई परमानेंट ठिकाना तो है नहीं कि भाई एक जगह रहना है, तो भाग जाते थे, जिससे कि इनको नुकसान जो था वो कम होता था। लेकिन जो स्थायी रूप से रहते थे उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी थी। और पूरे इतिहास में चीन को इन यायावारों से विभिन्न शासन कालों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यायावार समय में कभी किसी कबीले का शासन रहा, फिर कोई कबीला आया, फिर चंगेज़ खान, फिर उसके वंशज, फिर उसके वंशज, इस तरीके से चलता गया। और अलग अलग काल में ये जाते थे चाइना में और जाके वहाँ पे आक्रमण कर देते थे और उनको लूट लेते थे, तो ये चलता रहता था। तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। क्योंकि चंगेज़ खान से पहले भी लूटपाट चलती थी, तो इसीलिए जो उनके शासक थे ये समझ रहे थे इस चीज़ को कि अगर इससे बचना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, अपने जो चीनी जो शासक थे इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी ताकि ये बच सके, जिसे आज चीन के महान दीवार कहते हैं, ठीक है। चाइना वॉल आप जानते होंगे, आप कभी गूगल वगैरह पे देखना, ये बहुत चौड़ी दीवार बनाई गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या करती थी, दीवार जो है इनकी रक्षा करती थी, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा चंगेज़ खान के बारे में, ठीक है। तो देखिए चंगेज़ खान जो था, इसका जो रियल नेम था, वो बचपन का नेम वो था तेमुजिन। तेमुजिन इसका नाम था, बाद में ये फेमस हो गया था चंगेज़ खान के नाम से, ठीक है। और इसका जन्म जो है ये माना जाता है कि 1162 के आसपास हुआ था और मंगोलिया जो है, मंगोलिया के
उत्तरी भाग में जो ओनोन नदी है उसके पास में इसका जन्म हुआ था। इसके जो पिता थे वो येसुजई थे, जो कि कियात कबीले के मुखिया हुआ करते थे, और ये एक परिवारों का समूह होता था, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इस यहाँ पे जो नाम है ना, ये थोड़े मंगोलियन लैंग्वेज में है, तो आपको नाम याद रखने में मुश्किल होगा क्योंकि आपको अजीब लगेंगे, तो आप इनको याद रखते जाना। तैमुजिन, ठीक है, ये तैमुजिन ये सब मंगोलियन लैंग्वेज के हैं। और बोरजिदिक, ठीक है, कुल से संबंधित है, यानी ये बोरजिदिक नाम का कोई परिवार होता था, इससे रिलेटेड होते थे। और उसके पिता जो थे उसके अल्पायु में ही हत्या कर दी, यानी चंगेज खान जब छोटा था तभी उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। और उसकी माता जो थी ओलुन इके, उसने तैमुजिन को और इसके जो अन्य सगे भाई बहन जो थे और सौतेले भाई बहन जो थे उसको पालन पोषण किया था। 1170 के दशक में तैमुजिन का अपहरण कर लिया, यानी कि चंगेज खान जो था, जिसको तैमुजिन कहा जाता है, उसको किडनैप कर लिया और उसको दास बना लिया गया। और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया था। तो ऐसे में क्या है भाई, चंगेज खान ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इसको लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है। यहाँ से आप समझिए कि शुरुआत हो जाती है कहीं ना कहीं। और इतनी विपत्ति के इन वर्षों में चंगेज खान ने कई सारे दोस्त बना लिए थे, जैसे एक बोगू रचू है, ठीक है। अब आपको नाम याद रखने में अजीब लगेगा थोड़ा, ये बोगू रचू ऐसे ऐसे नाम है, बट आपको याद रखने पड़ेंगे। बोगू रचू जो है उसका पहला दोस्त था और ये हमेशा उसके साथ रहा है चंगेज खान के। और इसका सगा भाई जो है वो जमूका, ठीक है, इसको भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तैमुजिन ने क्या करा, कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता का जो वृद्ध सगा भाई था, तो क्या कैरेट लोग जो थे उसके शासक और इसके पिता का जो सगा भाई था तुर्गिल, ठीक है, ओंग खान जिसको कहा जाता था, उसके साथ पुराने रिश्ते स्थापित करे। कैराइट लोग जो थे इनसे भी इनकी कभी नहीं, एक समय ऐसा था जब नहीं बनती थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, इनसे रिलेशन ठीक करे, अपने चाचा से रिलेशन ठीक करे। और जमूका उसका पुराना मित्र था लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया था क्योंकि उससे ही उसका विरोध हो गया था। फिर 1180-1190 के दशक में तैमुजिन जो है यानी कि चंगेज खान जो है ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमूका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को हराने के लिए कर लिया। अब ओंग खान जो था उसके पिता का दोस्त था, ठीक है, यानी इनके रिलेशन जो है मित्र वाले हो रखे थे। तो इन्होंने मिलकर क्या करा, जमूका के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और इसको हरा भी दिया। जमूका को पराजित करने के बाद तैमुजिन जो था उसमें आत्मविश्वास आ गया क्योंकि तैमुजिन जो था उस समय उतना ताकतवर नहीं होता था, ठीक है, चंगेज खान उस समय इतना ताकतवर नहीं होता था, लेकिन जो जमूका था वो ज़्यादा ताकतवर था। अब ऐसे में ज़्यादा ताकतवर को पराजय दे देने के बाद जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है दूसरी, यानी कि यहाँ से चंगेज खान जो है आगे कॉन्फिडेंस से और फिर धीरे 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 करके कई सारे अभियान करता है, ठीक है। फिर चंगेज खान दूसरे कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। अब उसने शुरुआत कर दी दूसरे कबीलों से युद्ध की। उसके बाद चंगेज खान जो था अपने पिता के हत्यारे और शक्तिशाली जो तातार कैराइट थे और खुद ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए कभी ये इनके दोस्त हैं, कभी आपस में लड़ रहे। इनके कबीलों में यही होता था, कभी दोस्त भी हो जाते थे, कभी आपस में लड़ भी जाते थे, ठीक है। 1206 में शक्तिशाली जमूका और नेमन लोगों का निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तैमुजिन जो था वो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन के उभरा क्योंकि तैमुजिन ने 1-2 आक्रमण करे, फिर ये विभिन्न कबीलों में आक्रमण करने लगा और हर बार ये जीतने लगा। जब ये जीतने लगा तो ये फेमस होने लगा, सब लोग इसे जानने लगे, तो ये यहाँ की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था, ठीक है। तो जब चंगेज खान इतना फेमस हो चुका था, प्रतिष्ठित हो चुका था, सब उसको जानने लगे थे, तो ऐसे में मंगेल जो कबीले थे, ठीक है, इसके सरदारों की एक सभा हुई जिसको कुरिलताई कहा जाता है। इसमें इनको मान्यता दे दी गई, यानी इसको अप्रूव कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई ये हमारा कबीला होगा और अब हम इसको मानेंगे, ठीक है। और उसे चंगेज खान समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि भी दे दी गई। मंगोलों का महानायक इसको कहा जाने लगा। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे चंगेज खान फेमस हो चुका था, इसको समुद्री खान भी कहा जाने लगा था, इसको सार्वभौम शासक यानी पूरी दुनिया का शासक के रूप में भी जाना जाने लगा था और इसको मंगोलों का महानायक भी कहा जाने लगा था, ठीक है। इतने सारे इसको उपाधियां मिल गई थी। चंगेज खान ने मंगोल लोगों की मजबूत अनुशासित सेना बना ली। अब सारे मंगोल जो थे इसने इकट्ठे किए और एक भयानक सेना बनाई। और चंगेज खान चीन को जीतना चाहता था, वो चाहता था कि पूरा चीन जो है ना उसके कब्जे में हो। चीन जो उस समय 3 हिस्सों में विभाजित होता था, ठीक है, चाइना जो था 3 हिस्सों में था। अब एक बार आप मैप देखो, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के ऊपर आपको यहाँ पे चीन दिखाई दे रहा है,
चीन में उत्तर में कोई शासक दिखेगा, दक्षिण की तरफ कुछ दिखेगा, पूर्व पश्चिम की तरफ कुछ दिखेगा। इस तरीके से मतलब ये 3 हिस्सों में इसको बांट के देखा जाता था। तो यायावर कबीले बार बार चीन पे आक्रमण करते थे और यहाँ पे लूटपाट कर देते थे। इन आक्रमणों से बचने के लिए चीन ने क्या करा था, दीवार बनाई थी। ठीक है, शुरुआत उसने बहुत पहले से ही कर दी थी। मंगोलों ने अमू दरिया, तुरान, ख्वारिजम तक अपना साम्राज्य फैला दिया और मंगोल सेनाओं के सामने ओटरार, बुखारा, समरकंद, बलख, निशापुर, हेरात, इन सभी सेनाओं ने, इन सबसे इनका युद्ध हुआ और सब ने इनके सामने समर्पण कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि जो मंगोल सैनिक थे, ये जो चंगेज खान के थे, ये काफ़ी ताकतवर हो चुके थे, चाइना पे बार बार आक्रमण करते थे और दूर दूर के क्षेत्रों में इन्होंने आक्रमण करा, अपने साम्राज्य को फैलाया और जहाँ जहाँ पे आक्रमण करते थे सभी सेना इनके सामने सरेंडर कर देती थी, आत्मसमर्पण कर देती थी। इसी के साथ इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो बहुत तेजी से हो रहा था। जिन नगरों ने चंगेज खान का विरोध किया उन नगरों को इन्होंने तहस नहस कर दिया। और एक बार क्या होता है कि एक मंगोल राजकुमार था, उसकी हत्या कर देते हैं। तो जब पता लगता है चंगेज खान को कि मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई है, इसके बाद चंगेज खान बहुत गुस्से में आता है और वो कहता है कि नरसंहार कर दो, यानी जिस जगह पे हत्या हुई है पूरे के पूरे उस क्षेत्र को तहस नहस कर दो, वहां पे एक भी आदमी को जिंदा मत छोड़ो, इस तरीके से। तो नरसंहार के वहां पे आदेश दे दिए जाते हैं। चंगेज खान ने रूस, अफगानिस्तान और भारत के असम में अजरबैजान तक, यहाँ तक इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, और चंगेज खान ने अपना जीवन जो था, पूरा जीवन आप ये कह लो कि युद्ध करने में बिताया और 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चंगेज खान का पूरा इंट्रो है। कई बार आपके पेपर में इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। देखिए, मैं आपको इसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को याद करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर, इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से आपका यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए चंगेज खान जो है उसकी सैनिक उपलब्धियाँ क्या है। तो चंगेज खान के पास एक कुशल सेना थी। इसने मंगोलों को, तुर्की को या अन्य जो कबीले थे उन सब के लोगों को अपनी सेना में संगठित कर लिया था। ठीक है, इनके पास कुशल घुड़सवार सेना भी थी, तीरंदाजी वाली सेना भी थी इनके पास, घेराबंदी करने वाले यंत्र थे, सैन्य अभियान करते रहते थे, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीत लिए थे और सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति थी इनके पास। ठीक है, और प्रभावशाली रणनीति थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कि चंगेज खान के बाद मंगोल। अब चंगेज खान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद मंगोल का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य जो है इसको 2 चरणों में देखेंगे। अब चंगेज खान की जो मृत्यु है वो 1227 में यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कि 1227 में चंगेज खान जो है इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के बाद जो आगे का शासन है उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक 2 चरण में आप कह लो। ठीक है, पहला चरण जो है ये है 1236 से लेके 1242 का और दूसरा चरण है वो 1255 से लेके 1300 तक का है। ठीक है, तो इसमें रूस के स्टेपी क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण करा, बुल्गार हो गया, कीव हो गया, पोलैंड, हंगरी, यूरोप की साइड भी चले गए, ये रसिया से यूरोप की तरफ चले गए। तो पहले इन्होंने इस 1236 से 42 तक यहाँ पे आक्रमण किया। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो 55 से 1300 तक का है। तो इसमें चाइना की तरफ, ईरान की तरफ, इराक की तरफ, सीरिया की तरफ इन्होंने विजय अभियान चलाए। देखिए, मंगोल सेना जो थी, मंगोल सेनाओं के लिए 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों में तेजी जारी रख पाना संभव नहीं हो पाया। देखिए क्या था, जब तक चंगेज खान था तब तक तो व्यवस्था जो थी सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसके जो वंशज हुए फिर कई बार उनका वो अपना पर्सनल हित ज़्यादा देखने लगे थे। ठीक है, उन्होंने अभियान करना कम कर दिया या फिर गलत टाइम पे अभियान कर दिए, ये कई बार मतलब इनकी सेनाएं हार भी गई। ठीक है, इनकी लापरवाही से या जो भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे चेंजेस आए। तो मंगोल सेना जो थी वो 1260 के दशक के बाद पश्चिम के जो सैन्य अभियान थे उसमें वो तेजी नहीं रख पाई जो पहले रखते थे। ये पहले क्या करते थे, ये यूरोप की साइड बहुत आक्रमण करते थे, चाइना की साइड भी बहुत आक्रमण करते थे, फिर धीरे धीरे कम हो गया। फिर वियना हो गया या फिर पश्चिमी यूरोप हो गया या मिस्र हो गया, यहाँ पे मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। ये जो क्षेत्र है ये मंगोल सेना के अधिकार में थे, लेकिन मंगोल सेना जो है वो हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट गई थी और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित हो गई थी। ठीक है, यानी कि इनको मिस्र की सेनाओं ने पराजित कर दिया था। और इसके बाद नई राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। यहाँ पे ये लगने लगा था कि जो मंगोल सेनाएं हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं।
ठीक है। और इसके दो मुख्य कारण थे। कारण क्या थे ये समझने आपको। पहला कारण तो ये था कि चंगेज खान के बाद मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी, यानी कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन कितनी संपत्ति रखेगा, इस चीज को लेकर इनके बीच में विवाद होने लगा था। और जो पहले की जो दो पीढ़ियां थी, जिसमें जोची हो गया, ओगुदई हो गया, इसके उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। और अब क्या होने लगा था कि यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा इनके जो खुद के हित थे उसमें ज्यादा ये ध्यान देने लगे। पहले क्या था, ये अभियान पे जाते थे। अभियान का मतलब है लूट मार करना, ठीक है, कब्जा कर लेना या फिर क्षेत्र का विस्तार करना। अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनकी आंतरिक राजनीति ही नहीं संभल रही है। और इसके बाद धीरे धीरे इनके जो अभियान थे यूरोप की तरफ वो कम हो गए और अपने खुद के हितों की रक्षा की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान हो गया। ये तो एक कारण हो गया। एक दूसरा कारण था वो ये था कि ये स्थिति तब सामने आई जब चंगेज खान के वंश के जो तोलुविंद शाखा थी उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने जोची और ओगुदाई वंश को कमजोर कर दिया। यानी इसके वंशज जो है आपस में ही कहीं ना कहीं इनके बीच में विवाद हो रहा है, एक दूसरे को ये कमजोर करते जा रहे हैं। मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के बाद 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान करा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो मोंके जो था चंगेज खान का छोटे पुत्र तोलुई का वंशज होता था, इसका राज्याभिषेक कर दिया गया, शासन दे दिया गया। इसके बाद इसने ईरान की तरफ अपना अभियान चलाया और 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों को बढ़ाया। इनको क्या फायदा लगने लगा था, इनको लग रहा था कि चाइना में फायदा है, चीन की तरफ जाने में इनको ज्यादा फायदा लग रहा था। तो ये अपने हितों को यानी अपने पर्सनल फायदे को देखकर काम करने लगे और उसी समय सैनिक और सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भाग में इन्होंने भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ, मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों के पास ज़्यादा सेना बची नहीं थी। इन्होंने क्या करा, मिस्र में अभियान के लिए भेजा और अपनी एक छोटी सी सेना भेज दी, अपर्याप्त सेना जो थी उसको भेज दी। मंगोलों की हार हो गई और तोलुई परिवार की चीन की तरफ जो बढ़ती हुई रुचि थी उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। अब क्या था, जो तोलुई परिवार था इसका जो इंटरेस्ट था वो चीन की तरफ ज़्यादा था। जब चीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो पश्चिम में यूरोप की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए इनका यूरोप की तरफ से ध्यान जो था वो हट गया था और चाइना की तरफ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कुछ जगह पे गलतियां कर दी कि जितनी सेना भेजनी चाहिए थी उतनी सेना नहीं भेजी, इसलिए भी हार गए। तो ये हो रहा था। तो आप कहोगे कि जो सूझबूझ की यहाँ पे कमी दिखाई दी। और इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशज के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशज को ध्यान उनके जो संभावित यूरोप अभियान था उससे हटा दिया। क्या हुआ, रूस और चीन की जो सीमा है इसके बीच में ये जो जोची और तोलुई वंशज है इनके अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए और इसके कारण इनका जो यूरोप की तरफ ध्यान था वो पूरी तरीके से हट गया। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। देखिए क्या था कि मंगोल और जो दूसरे यायावर समाज थे इनमें क्या होता था कि इनमें जो भी रहने वाले लोग होते थे ना, इनके कबीलों में जो ये लोग हेल्दी होते थे, जो यंग होते थे, हेल्दी होते थे, ये सभी हथियारबंद होते थे। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो इन्हीं लोगों से ही सेना बना ली जाती थी। ठीक है, तो इन्हीं से सेना बनती थी, यानी कि सभी सेना के लिए तैयार रहते थे। और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की जो सेना थी उसमें नए सदस्य शामिल हुए। देखिए क्या था, चंगेज खान से पहले ये कबीले जो हुआ करते थे ये आपस में लड़ा करते थे। ठीक है, चंगेज खान ने क्या करा, इन मंगोल कबीलों में एकता स्थापित करी और इनको आपस में जोड़कर एक बड़ी सी सेना बनाई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने तुर्की जो कबीले थे उसको भी शामिल किया था और जो अन्य जो मतलब इनके कभी इनके अपोजिट हुआ करते थे जिससे इनकी संघर्ष चलता रहता था उनके साथ भी उनको भी मतलब कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर लिया था चंगेज खान ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकी जो सेना थी शुरू में क्या होती थी, छोटी सेना होती थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जब सभी को शामिल कर लिया यानी विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गया। ये कहने का मतलब है, विषम जाति का मतलब है यहाँ पे अलग अलग जातियों के अलग अलग कबीलों के लोग इसमें शामिल हो गए थे और ये संगठन और ये जो इनकी सेना थी ये काफ़ी बड़ी हो गई थी। चंगेज खान ने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित करके उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया, यानी जो इनके यहाँ पे प्राचीन सैनिक सिस्टम चल रहा था उसको बदल दिया और एक नया सैनिक सिस्टम जो था वो किसने लागू किया था, चंगेज खान ने। और उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने का प्रयास करता था उसको कठोर दंड दिया जाता। मान लो कोई सेना वगैरह में कोई सैनिक है और वो
बिना परमिशन के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई जो होती थी वो लगभग 10,000 सैनिकों की होती थी। यानी आप ये ले लो कि एक यूनिट में 10,000 के करीब सैनिक होते थे। तो इनके पास सेना जो थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। और इसमें कई कबीलों के, कई परिवारों के लोग जो थे वो इनकी सेना में शामिल होते थे। चंगेज खान ने नए जीते हुए लोगों पर शासन करने की जिम्मेदारी अपने चारों पुत्रों को सौंप दी थी। कि चंगेज खान के 4 पुत्र थे और इसने जो जो नए क्षेत्र जीते थे वो अपने चारों बेटों में बांट दिए थे कि भाई तुम्हें ये क्षेत्र मिल रहा है और यहाँ पे तुम शासन करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, नई सैनिक टुकड़ियां जो उसके 4 पुत्रों के अधीन काम करती थी उसको नोयान कहा जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ा, अब ये देखियो कि इनके जो 4 पुत्र थे, ठीक है, चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, इसमें किसने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे शासन किया। तो देखिए, सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था जोची। इसको रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था ये मिला था, इसके यहाँ पे ये शासन करता था। इसका जो सेकंड पुत्र था जिसका नाम था चगताई, उसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र मिला था और जो पामीर के जो पहाड़ी एरिया था, ठीक है, वहाँ का क्षेत्र मिल गया था शासन के लिए। एंड थर्ड जो है ये क्या है, चंगेज खान ने संकेत ये दिया था। थर्ड देखो, थर्ड पुत्र का नाम है ओगोदेई। इसको चंगेज खान ने ये संकेत दिए थे कि ये जो इसका तीसरा पुत्र बनेगा ना, इसको इसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है। इसको महान खान की उपाधि दी गई थी और राज्याभिषेक जब इसका किया गया उसके बाद ही इसने अपनी राजधानी जो थी वो काराकोरम को बना लिया था। जो चौथा पुत्र था यानी कि लास्ट पुत्र, सबसे छोटा पुत्र, ये तोलोई, इसे तोलोई नाम था इसका, और इसको मंगोलिया का जो क्षेत्र था उस वो शासन के लिए मिला था, ठीक है। तो ये 4 पुत्रों में ये क्षेत्र बटे हुए थे। आगे देखते हैं जीते हुए लोगों को। अब देखिए क्या था कि इन्होंने नए नए क्षेत्रों को जीता और वहां पे शासन के लिए अपने बेटों को दे दिया कि भाई यहाँ पे शासन करना है। अब जो जीते हुए क्षेत्र के लोग थे वो इन नए नए जो यायावर शासक थे इनसे इनको कोई लगाव नहीं था, ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में देखें तो युद्धों में बहुत सारे नगर जो थे वो नष्ट कर दिए गए थे। यहाँ की जो खेती वाली भूमि थी वो खत्म कर दी गई थी, हानि पहुंची थी उसको। व्यापार इनका खत्म हो गया था, चौपट हो गया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी और जो बच रहे थे उनको दास बना लिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया था इनके आने से। और अमीर लोगों से लेकर जो किसान लोग थे यानी कृषक वर्ग था, ये सभी कहीं ना कहीं कष्टों का सामना कर रहा था, ठीक है। सम्राट लोग यानी जो अमीर लोग थे ये भी कष्ट में थे और जो कृषक वर्ग थे ये भी कष्ट में थे, यानी कि सभी को समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास 11th ESP न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।